गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव सेंगर इतिहास की क्लास लेके आया हूँ। कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ता है कि आपको इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास कैसे पहुँचेंगे। तो प्लीज़ इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो कल पढ़ाया था हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। ठीक, इसके 3 भाग प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को प्री हिस्टोरिक टाइम भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक के जनक किनको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट इनको माना जाता है प्राक ऐतिहासिक के जनक। प्राक ऐतिहासिक, सिंपली सी आप एक बात समझ लें कि प्राक ऐतिहासिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। और दूसरी बात, जब स्रोत नहीं है तो हमें पता कैसे चला? तो जो पुराने टाइप की जो चित्रकारी होती थी, जैसे कि आपने सुना होगा भीमबेटका जो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और ये नर्मदा नदी के किनारे पे है। तो एक गुफा है भीमबेटका गुफा, अगर आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे पुरानी चित्रकारी जो आज तक मौजूद है, जिसके कलर्स इतने ट्रू कलर हैं कि जो आज भी दिखाई देते हैं, बड़े साफ साफ पूरी चित्रकारी दे रखी है। एक इंसान और जो भाला पकड़ के एक जानवर को मारने वाला है, उसका शिकार करते हुए, आखेटक टाइप के। ठीक है, तो ऐसे अंदाज़ा लगा के इतिहासकारों ने बढ़िया सा एक इतिहास तैयार कर लिया है। और दूसरा भाग बताया था आदि ऐतिहासिक, जिसका लिखित स्रोत है पर इसको पढ़ा नहीं जा सकता। तीसरा है ऐतिहासिक, लिखित भी है, पढ़ा भी जा सकता है, जिसके बारे में हम भर भर के पढ़ेंगे एक दो महीने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक, सिंपल सी बात है, प्राक ऐतिहासिक जिसमें हम लोग आदि मानव जानवर की तरह रहते थे, शिकार करते थे, खाना बदोश टाइप के रहते थे, और ये सब फालतू काम करते रहते थे। दूसरी चीज़, ये लोग पत्थर के औजार यूज करते थे। पत्थर के औजार मतलब शिकार करने के लिए पत्थर का, आज भी लोग करते हैं, गुलेल मारते हैं, या पत्थर से भी कुछ भी जानवर को मारने के लिए करते रहते हैं पत्थर। पर थोड़े थोड़े गुण तो हमारे आज भी हैं जो पुराने आदि मानव में हुआ करते थे जी। तो चलो चलते हैं, जानवर जैसे रहते थे। तो पाषाण काल, पत्थर का यूज करने के कारण इसका नाम पड़ गया पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, सिंपल है। पाषाण काल को 3 भागों में इसलिए बांट दिया गया है कि पाषाण काल की जब लोग शुरुआती के टाइम पे जो यूज करते थे तो वो कैसे थे, उसके बाद क्या चेंजिंग आया, तो ये सारी चीज़ जब अलग अलग जब कैटेगरी में लोग बढ़ते गए तो उनके हिसाब से इतिहासकारों ने उसको समझाने के लिए बहुत शानदार बना दिया। तो पुरा पाषाण काल, जिसमें पुरा पाषाण काल मतलब शुरुआत के टाइम की बात कर रहे हैं, तो जिसमें लोग खाना बदोश टाइप के थे, शिकार पे निकल गए, जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, वहीं रुक गए, आगे बढ़ गए, ये काम हुआ करते थे। दूसरा काम, शिकारी तो थे ही, आखेटक थे ही, हम लोग एक पेट भरने के लिए कुछ भी खा सकते थे, आदि मानव टाइप के रहते थे। आग की खोज कर ली थी, सबसे बेस्ट थिंग आग की खोज, जो हमने कल बताया था। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें इन लोगों ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, पर हथियार इनके छोटे छोटे हो गए थे, अंत्येष्टि प्रक्रिया चालू हो गई थी, और हड्डियों के भी हथियार इन्हें बनाने चालू कर दिए थे। नव पाषाण काल में क्या हुआ था, ये इनसे थोड़े आधुनिक हो गए थे, क्योंकि इन्होंने खेती करना शुरू कर दी थी। और जो खेती में सबसे पहली खेती किसकी की थी इन्होंने? जौ और गेहूं। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि इन्होंने जौ और गेहूं की खेती करी, क्योंकि 7000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की जो एरिया है, वहाँ पे मेहरगढ़ है, तो वहाँ से इन्हें साक्ष्य मिले हैं। तो उसके वो टाइम निकाल के उसका बता दिया इन्होंने कि 7000 ईसा पूर्व। सोचो 2000 ईसा पूर्व, 20 से अगर स्टार्ट करें, 2022 चल रही है, तो अपन इसके बैक में जाएंगे, उसके 7000 बैक में फिर जाएंगे, तो मतलब लगभग 9000 साल पुरानी बात बताए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब खेती करेंगे तो स्थायी आवास बिल्कुल बनेगा। स्थायी आवास रहेगा तो उनके पास एक जानवर, जिसको कुत्ता, सबसे पहले वफादार जानवर उसका कुत्ता बना।
उसके बाद पहिए का निर्माण, घड़े का, मटका तो जानते होंगे, उसी को मनका बोलते हैं, उसी को घड़ा बोलते हैं, इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर जिसे उत्तर पाषाण काल, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण काल भी बोल सकते हैं। इसमें तांबे की खोज हो गई थी, चिल्कोपाइराइट, कल बताया था, शायद आपको याद हो। ठीक है, अब प्राक ऐतिहासिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। आगे की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जिसका नाम है आदि ऐतिहासिक। कल कहाँ तक बताया गया था कि आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता सुने होंगे कुछ नाम, सिंधु घाटी सभ्यता, चनहोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये थोड़े जो एक दो नाम हैं जो आपको कल सुनाई दिए थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही नहीं बसे थे ये लोग, सिंधु नदी के किनारे ही नहीं बसे थे। अब तो सिंधु नदी में आने वाली सारी नदियाँ, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ जो भी सिंधु नदी में आती थी, बल्कि जो चिनाब नदी की भी सहायक नदी होगी उसके किनारे बसने वाले भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माने जाते थे। और आपको बहुत बेहतरीन बात बताएं कि इसका आकार त्रिभुजाकार था और पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और सिंधु घाटी सभ्यता का 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब समझ लीजिए आप कितना बड़ा एरिया था, जो कि आपके कहाँ मांडा से लेके अभी तक अभी खोज चल रही है, मांडा से लेके बिल्कुल दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में दायमाबाद पड़ता है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेके सुतकांगेडोर तक चला जाता है, इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता फैली कहाँ से कहाँ तक है, मांडा उत्तर में, और दक्षिण में कौन होगा, दायमाबाद। तो फिर पूरब में कौन है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और पश्चिम में क्या है, सुतकांगेडोर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया कल का रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए पहले आप लोगों का एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, तो ये जो पूरा देखें तो थोड़ा थोड़ा जानकारी होता रहेगा तो अच्छा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके जनक कौन है, जॉन मार्शल। कौन है, जॉन मार्शल। बताया जाता है कि ये लगभग 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक, दूसरी चीज, इसकी पहली खुदाई कहाँ पे हुई थी, पहली खुदाई हड़प्पा में हुई। और 1921 में भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम था दयाराम साहनी, इन्होंने खुदाई करी थी, जो कि रावी नदी के किनारे थी। तो सबसे पहले इनने खुदाई करी थी और हड़प्पा में खुदाई हुई सबसे पहले, इसीलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु घाटी, हड़प्पा, ये दोनों चीज़ एक ही जैसी है। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताएं कि जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी तो खुदाई खोदते खोदते उन्हें सबसे पहले एक जगह मिली, उसके बाद उन्हें कुछ और बड़ा मिला। पहले तो उन्हें देखा, अरे ये तो छत निकल आई, और खोदा तो अरे ये तो कमरा निकल आया, अरे ये तो कुछ और निकल आया। तो बहुत धीरे धीरे जब क्षैतिज खुदाई कराई गई थी, लंबवत भी कराई और क्षैतिज भी कराई, तो बहुत विशाल एरिया निकला और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकली। अब आपको ये भी सोच में आता होगा कि हड़प्पा की खुदाई में निकला क्या क्या था आखिर, तो चलो याद रखते हैं। इसमें सबसे पहले निकला था कुम्हार का चौक नहीं, चाक, जो पहिया होता है ना उसको चाक कहते हैं। अन्नागार तो जानते होंगे, जहाँ पे आप अपना अनाज रखते हैं उसे अन्नागार कहते हैं, और ये गोदाम टाइप के हुआ करते थे। यहाँ पे जब अन्नागार होगा तो श्रमिक भी होंगे, तो श्रमिक आवास भी निकले। अब ये पता नहीं क्यों इन्होंने उनको श्रमिक आवास बोला है। मातृ देवी
मातृ देवी का मतलब एक लेडीज जिसकी मूर्ति निकली है, जिसके योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि एक धरती, एक माँ है जिससे पूरी दुनिया इससे पनपी है। तो एक समझाने के लिए उस ज़माने का कुछ और तरीका होगा कि मतलब कैसे क्या धरती माता है। ओखली निकली है, ओखली तो जानते होगे, ओखली निकली है, और ताबूत भी निकला है। कब्रिस्तान जिसका नाम है RH-37, RH-37 नाम का कब्रिस्तान। और बताइए, और निकला था यहाँ से हाथी का कंकाल, कंकाल निकला या फिर उसका सर निकला। और निकला आपका स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें निकली एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका। कुम्हार का चौक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कंकाल, स्वास्तिक चिन्ह। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये निकली हैं। निकला तो और भी कुछ होगा, पर उसके बारे में अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जितना पढ़ा है उतना ही हम बता सकते हैं। ये कई सारी किताबों का। इसके बाद आता है जब खुदाई हो रही थी। सबसे पहली बात याद रखना आपको, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई कहाँ पे हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी? रावी नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, रावी नदी के किनारे। अब दोबारा जब दूसरी जगह पे जब खुदाई हुई, उसका नाम था चनहूदड़ो। क्या था? चनहूदड़ो, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसकी खुदाई करने वाले का नाम था गोपाल, जो कि मजदूर था, नहीं सॉरी मजूमदार, क्योंकि हम इसको मजदूर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब खुदाई करने वाले ऐसे ही लगते हैं। और ये कहाँ पे है? सिंधु नदी किनारे। ठीक है, चनहूदड़ो जितनी भी जो औरतें मेकअप करती हैं या सामान इनका यूज करती हैं, सबसे ज़्यादा आइटम लेडीज का यहीं पे निकला था। अब देखो, जब जो लेडीज का सामान बार बार लेके आएगा ना, तो वो एक तरीके से मजदूर तो होएगा। जैसे कि आप महिलाओं से जुड़े सामान, यहाँ से क्या क्या निकल रहा था? महिलाओं से जुड़े सामान, नंबर और मेकअप का सामान भी निकला। भाई साहब, आप आज सजते संवरते हैं या सजती संवरती हैं, तो ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। यहाँ से निकला है लिपस्टिक, यहाँ से निकला है नेल पॉलिश। समझ लीजिए, आप कोई आधुनिक, ज़्यादा आधुनिक नहीं है। यहाँ से निकली है क्रीम और पाउडर। ठीक है, लिपस्टिक मतलब कुल मिला के मेकअप का सामान निकला है। यहाँ से निकला है, अब औरतें हैं तो क्या निकलना चाहिए? सुई धागा भी निकलेगा, पता नहीं क्या सिलती होंगी। घड़ा, जब लेडीजें हैं तो उनकी आर्ट तो बहुत अच्छी होती है, तो घड़ा में भी पेंटिंग कर डाली। छोटा सा शीशा, किससे देख के करेंगी? तो यहाँ से छोटा शीशा निकला है। और कुछ जैसे टॉम एंड जेरी टाइप का बिल्ली का निशान, पैर का निशान, पीछे से उसका कुत्ते का पैर का निशान निकला है। इसलिए यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें निकली। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ डाला? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कहाँ पे खुदाई हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, जो कि किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। कब कराई गई थी? 1921 में। कौन था इम्पोर्टेंट आदमी? दयाराम साहनी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट चनहूदड़ो नहीं है कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखनी पड़े। पर हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं से जुड़ा सामान सबसे ज़्यादा कहाँ निकला है, तो क्या बताना है हमें आपको? चनहूदड़ो, जो कि कहाँ पे? पाकिस्तान में है। खुदाई करने वाले का नाम गोपाल मजूमदार। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग एक
तीसरी जगह जो बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका नाम तो हमने बहुत सुना है, मूवी भी देख डाली है लगभग, चलो उसका नाम है, गेस करें, मोहन जोदारो, जिसको हम लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान में चला गया, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान चला गया। राखल दास बनर्जी, कौन? राखल दास बनर्जी। बनर्जी से नाम से सीधा सीधा समझ में आता है कि ये बंगाल के थे। भाई साहब ये आपकी सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक सा लगता है। यहाँ पे ढेर सारा लाशों का ढेर मिला है, ढेर सारा लाशों का ढेर। अगर आपसे बोला जाए कि सर इसको कब्रिस्तान क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि लाशों का ढेर तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन ढेर और कब्रिस्तान में बहुत फ़र्क होता है। ढेर का मतलब है किसी का हाथ तो किसी का सर, किसी का पेट, किसी की टांगें, कुछ भी हो सकता है। और कब्रिस्तान एक व्यवस्थित जगह होती है जहाँ पे लाशों का बराबर बराबर उनका स्पेस दिया जाता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लाशों का ढेर मिला है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। दूसरी चीज़ हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी को बताना है कि सिंधु सभ्यता का गलीचा बोला जाता है मोहनजोदड़ो को, गलीचा, सिंधु सभ्यता का गलीचा, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या निकला यहाँ पे कि अनाज रखने का गोदाम, अनाज रखने का गोदाम निकला है, अन्नागार बोलेंगे इसे। अब आप कहेंगे सर अन्नागार तो वहाँ पे भी निकला था हड़प्पा में, तो यहाँ पे भी निकला, तो फ़र्क क्या है? लेकिन सबसे बड़ी इमारत अन्नागार के रूप में कहाँ निकली है? मोहनजोदड़ो में। इस आपको बोला जाए तो ये थोड़ी शहरी टाइप की लगता है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है थोड़ा शहरी आवाज़ था यहाँ पे, और जो हड़प्पा में नहीं था। ओके, अन्नागार, क्योंकि हाँ ये अन्नागार के रूप में सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत। ओके, और बताएं, यहाँ से निकला है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी निकल डाला। लो, आज आप लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से नहाते हैं, आपसे ज़्यादा आधुनिक हैं वो थे, क्योंकि ये स्विमिंग पूल ऐसा था कि बीच में नहाने की जगह और यहाँ पे सीढ़ियाँ थी। आप समझ लीजिए कितना बेहतरीन होगा, ऐसा था। यहाँ पे पुरोहित आवास भी मिला है। अब ये तो फालतू की चीज़ें हैं, पुरोहित आवास, सभागार, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र, तांबे का ढेर, और एक लड़की है, आपने सुना होगा, कांसे की मूर्ति है वो नाचती हुई एक लड़की, और पशुपति शिव, शिव शंकर का भी यहाँ से मिलता है, पशुपति शिव, पशुपति शिव बहुत पुराना, अगर कोई है तो सबसे पुराना देवता शिव है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, और आज की पढ़ाई सिर्फ इतनी रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। कृपया करके सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि इसमें आप ही का भला है। तो एक बार याद करके बताते हैं आपको। सबसे पहली खुदाई हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। चनहुदड़ो दूसरी जगह खुदाई हुई थी, इसकी खुदाई करने वाले गोपाल मजूमदार थे। और सबसे याद रखना, चनहुदड़ो चनहुदड़ो चनहुदड़ो, उसमें लेडीजों का सामान, जैसे कि महिलाओं के जुड़े सामान, मेकअप, सुई धागा, और पेंटिंग वाले वो मटका, और छोटा सा शीशा, लिपस्टिक, पाउडर, ये सारी चीज़ें मिली थी चनहुदड़ो में। ओके, और जी आपके सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी नदी के किनारे जो आपका मोहनजोदड़ो था, जो पाकिस्तान में पहुंच गया, राखल दास बनर्जी ने खुदाई करवाई थी। इसे बोलते हैं मृतकों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा, और शहरी सभ्यता है ये। यहाँ पे चौड़ी सड़कें, बढ़िया स्विमिंग पूल, बड़ा सा इमारत अन्नागार का, पुरोहित आवास, और पशुपति शिव।
अब इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको कल, उसके बारे में बताएंगे आपको रोपड़ के बारे में, कालीबंगा के बारे में, बनवाली के बारे में, धौलावीरा के बारे में और ढेर सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कृपया करके पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में भी आएगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।